दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसी सहमति से तलाक लेने की स्थिति में आपके साथ किस प्रकार से धोखा हो सकता है, क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है कि सबसे बेस्ट तरीका है आपसी सहमति से तलाक लेना। ये मैंने भी कई आपको वीडियो दिए हैं, जहाँ आप चैनल विजिट कर कर देख सकते हैं कि अक्सर यही कहा जाता है कि तलाक अगर लेना ही है तो आपसी सहमति से तलाक ले लेना चाहिए, जिसमें आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं ना आए। लेकिन आपसी सहमति से तलाक लेने में भी आपको किन समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है, आज हम इस पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लेने के दौरान आपके साथ किस प्रकार से धोखा हो सकता है, या आपको वो धोखा आपके साथ ना हो इसलिए आपको क्या सेफ साइड लेकर चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर महिला के द्वारा कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी जाती हैं कि जहां पुरुष के पास आगे कोई रास्ता नहीं रह जाता। अब वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो चलिए हम पहले तो ये बात करते हैं कि अगर आप आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको एक प्रॉपर पहले इस तरह से डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको किन किन कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा। जैसे आपके बीच में बच्चे हैं तो आप बच्चे की कस्टडी कौन लेगा, मतलब महिला लेगी या पुरुष लेगी। अगर महिला आप पर डिपेंड है तो आप उसको किस प्रकार से मेंटेनेंस या एलिमनी या एक मुश्त राशि देंगे, तो ये आप दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और यहाँ पर आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए। साथ ही अगर पत्नी डिपेंड नहीं है, उसके अपने आय के साधन है, तो आय के साधन के कितने हैं, किस हद तक वे अपना परिवार अच्छे से चला सकती है, या कितने लोग उस पर डिपेंड हैं, या बच्चे की कस्टडी वह ले रही है, तो फिर आपको किस प्रकार से मेंटेनेंस देना होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चा आप पर डिपेंड है तो आपको बच्चे का मेंटेनेंस अलग देना होता है और पत्नी के लिए मेंटेनेंस अलग देना होगा। तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन डिसाइड कर लेना चाहिए। साथ ही आपको, अगर आपके बीच में कभी भी कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी या ज्वाइंट एफडी या आपके पति या पत्नी में से जिसके द्वारा भी वो परचेस की गई है और वो प्रॉपर्टी आपने दूसरे पार्टनर के नाम कर रखी, जैसे पत्नी ने अपनी इनकम से परचेस की है लेकिन प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम है, या हस्बैंड के द्वारा प्रॉपर्टी परचेस की गई है, मतलब अमाउंट दिया गया है और यहाँ पर प्रॉपर्टी पत्नी के नाम है। ये हमारे समाज में या हमारी फैमिलीज में ये चीज़ नॉर्मल है कि महिला के नाम से ही प्रॉपर्टी ली जाती है। तो ये अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसका, अगर आप दोनों विवाह विच्छेद कर रहे हैं तो आगे चलकर उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि लोग यहाँ पर करते तो हैं ये चीज़, आप कहेंगे इस चीज़ का तो हम पूरा ध्यान रखते हैं और ये चीज़ हमने अपने केस में की भी थी, लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर गलती आपकी ये होती है कि आप एक पंचायत के माध्यम से या परिवार के माध्यम से या आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस चीज़ को एग्रीमेंट बना लेते हैं और यहाँ से हम और आप अलग, अब आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो यहाँ पर ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उस जो आपके द्वारा एग्रीमेंट बनाया गया है, जो आप दोनों ने बैठकर तैयार किया है, उसमें तैयार करना ठीक है, लेकिन आप उसको ये मान लें कि ये फुल एंड फाइनल हमारा डिवोर्स का पेपर है, तो यहाँ पर ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही आपका डिसाइड हो जाता है उसके बाद आपको एक प्रॉपर आपसी सहमति से तलाक की अपील लगाना चाहिए, एक कोई भी लीगल एडवाइज़र के थ्रू, मतलब कोई भी एडवोकेट हायर करना चाहिए और जिसमें आपको पूरी कानूनी प्रोसेस से उसमें जाना चाहिए और यहाँ पर फिर आपको विवाह विच्छेद करना चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें आपने डिसाइड की हैं वो उसमें मेंशन कराना चाहिए। साथ ही आप किस धर्म जाति के हैं उसमें वो भी ऐड करा देना चाहिए। फिर वो प्रोसेस में जो चीज़ें आती हैं वो फिर एक प्रक्रिया सही चालू होती है। लेकिन आपके द्वारा, मतलब जनरली हम ये बात करें तो जो केसेस देखने में मिलते हैं उनमें ये होता है कि हमने ऐसा डिसाइड कर लिया था, हमने
ये हम दोनों के बीच में इस तरह से डिसाइड हो गया था, इसलिए मैंने इतनी राशि दे दी। लेकिन पत्नी बाद में मुकर गई कि नहीं, मुझे तो पैसे मिले ही नहीं है, या हमारा तलाक नहीं हुआ, मुझे तो अब इतनी राशि चाहिए तभी मैं तलाक के पेपर्स पर साइन करूंगी। या पति, इसमें हाल ही में एक परिस्थिति ऐसी आई थी जिसमें पति के द्वारा दूसरा विवाह किया गया। उसके बाद पत्नी का ये स्टेटमेंट था कि पति ने मुझसे तलाक नहीं लिया, लेकिन पति के द्वारा जनरली ये सारी प्रोसेस कर कर पत्नी की मुंह मांगी रकम देकर मेंटेनेंस के तौर पर वह दूसरा विवाह करने गया। लेकिन पत्नी के द्वारा यहाँ पर ये क्लेम कर दिया गया है कि नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, ना ही हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बातचीत हुई, ना ही मुझे मेंटेनेंस की राशि दी गई, और पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया। तो यहाँ पर पति के द्वारा मेंटेनेंस भी दिया गया पहले, और उसके बाद पति को केसेस का सामना भी करना पड़ा। तो यहाँ पर इस तरह की गलती करना आपको ऐसे भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि अगर पत्नी के द्वारा साइन किए जाए, या पत्नी, आप कहोगे कि पत्नी के द्वारा उसमें हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, मेरे भी हस्ताक्षर हैं, या हम लोगों ने 4 विटनेस को बुलाकर भी उसमें साइन ले रखे हैं, तो हम पूरी प्रोसेस से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति भी देखने को मिलती है जहाँ पर पत्नी के द्वारा ये कह दिया जाता है कि मुझ पर जोर जबरदस्ती कर कर, मुझ पर दबाव बनाकर मुझसे हस्ताक्षर कराए गए थे, या मेरे ये हस्ताक्षर ही नहीं है। अब पत्नी के द्वारा अगर ये कह दिया जाए कि मेरे तो हस्ताक्षर ही नहीं है, या मेरे साथ दबाव बनाकर मुझसे ये हस्ताक्षर करवाए गए थे, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता। इसलिए आप और सेफ साइड लेने के लिए यहाँ पर पत्नी का अंगूठा भी लगाएं। जिस परिस्थिति में अगर पत्नी ये कहती है कि मेरे तो ये हस्ताक्षर ही नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको सेफ साइड लेकर चलना होगा। अब बात आती है कि अगर पत्नी ये कहे कि मुझे तो किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी नहीं थी, या पत्नी अपने पास एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर बैठ जाए जो कि आपके द्वारा तलाक की अपील लगाने के पहले दे दिया गया कि मुझे तो अब इतनी राशि देनी ही है, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट मोशन के पहले ही आप इतनी राशि दे देते हैं, तो कई बार परिस्थितियां ऐसी देखने को मिली हैं कि जहां पर पत्नी के द्वारा सेकंड मोशन में न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुई, और कुछ समय के बाद पत्नी के द्वारा डिवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है, या अन्य केस लगा दिए जाते हैं कि 498 DB 406 376 377, और यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो यहाँ पर आपको कोई भी लेन देन, मतलब जो भी आप मेंटेनेंस के तौर पर पत्नी को राशि दे रहे हैं, वो प्रयास ये कीजिए कि कोर्ट में बैठकर ही सामने दें। अब अगर आपका ये कहना होता है कि कई बार कहने में ये आता है कि हम इतनी बड़ी राशि को लेकर न्यायालय में जाएं फिर दें गिनकर, या इस तरह से, तो यहाँ पर आप DD का सहारा ले सकते हैं, FD का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको लीगल तरीके से ही ये प्रोसेस करनी चाहिए। अगर आप कहीं से भी ये सोचते हैं, क्योंकि अधिकतर ये देखने को भी मिलता है कि पत्नी का ये कहना होता है कि आप हमें इतना दे दीजिए और आपसी सहमति से हम तलाक लेने के लिए तैयार हैं, और आप भी ये कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हैं कि ठीक है, हमें देना है और हमारा कैसे भी कर कर पीछा छूट जाए। क्योंकि जब उस परिस्थिति में अक्सर ये स्टेटमेंट होता है कि मैडम कैसे भी पीछा छूट जाए या कैसे भी हमारा विवाह विच्छेद हो जाए, ये महिला का स्टेटमेंट भी होता है और ये पुरुष का स्टेटमेंट भी होता है कि बस कैसे भी कर कर हमारा पीछा छूट जाए। और इस जल्दबाजी में इस तरह की आप लोग गलती कर जाते हैं, जिसके परिणाम आपको बाद में भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर आप लेन देन कर कर उस केस को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब आपसी सहमति से आप तलाक ले रहे हैं, आपके बीच में इस तरह से बातचीत हो गई है कि हम इस प्रोसेस से निपटा रहे हैं केस चलने के दौरान ही, तो यहाँ पर आपको एक लिखित में ये चीज़ भी ले लेना चाहिए कि पत्नी के द्वारा अन्य कोई केस नहीं लगाया गया है, या जो भी केस लगाए गए हैं वो सब केस इस समय अवधि के अंदर विड्रॉवल कर लिए जाएंगे, या नहीं भी किए जाते हैं तो इस समय अवधि के बाद वो सारे केस कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, वो सारे केस अपने आप में शून्य हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर
केस चल रहा है, उस बीच में परिस्थितियां ऐसी आ गई कि आप आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। उसके बाद पता चलता है कि पत्नी के द्वारा अन्य अन्य जगह से आपके ऊपर कई केसेस लगाए गए हैं और यहाँ पर आपने यहाँ पर आपसी सहमति से तलाक लिया, केस खत्म किया। पता चला आप कुछ समय बाद ही आपके लिए समन जारी हो गया या आपके पास कोई नोटिस आया जिसमें ये लिखा है कि पत्नी के द्वारा आपके ऊपर ये केस किया गया है। तो यहाँ पर आप फिर उसी स्थिति पर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं, फुल एंड फाइनल मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखित में ये चीज़ ले लेनी होगी। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पर फिर मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं साथ ही कि अगर बात पुरुष वर्ग का ये सवाल होता है कि अगर हम केस वापस नहीं लेंगे तो क्या परेशानी होगी। हमने तो मेंटेनेंस दे दिया या हमने न्यायालय के समक्ष खड़े होकर ये केस फुल एंड फाइनल किया है। तो यहाँ पर अगर पत्नी के द्वारा केस वापस ले लिया जाए ये कहकर कि मुझ पर तो मैं आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझ पर तो दबाव बनाया गया था इसलिए मैंने ये आपसी सहमति वाले डिवोर्स पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे या किसी के दबाव में आकर मैंने ऐसा किया था। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी लिखित में लेना चाहिए आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए जब आप केस फाइल करते हैं कि इसमें जो भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं वो हम दोनों ने पूरी तरीके से समझ लिए हैं। हम दोनों बालिग हैं, हम दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाया गया है। हम दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने इन परिस्थितियों के चलते इन कंडीशंस पर और इन परिस्थितियों के चलते हम तलाक लेने के लिए तैयार हैं और ये पूरी हमारी सहमति से तलाक की अपील लगाई गई है। तो ऐसी परिस्थिति में आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं क्योंकि अगर कोई भी एक पक्षकार ये कहकर वापस अपना केस वापस ले लेता है कि मेरे ऊपर दबाव बनाकर किया गया था या मैंने किसी भी दबाव में आकर ये अपील लगा दी थी, तो यहाँ पर आपके ऊपर कंटेम्प्ट टू कोर्ट भी हो सकता है कि मतलब आपने कोर्ट को गुमराह करने के लिए तलाक की अपील लगाई थी जिसमें आपने कोर्ट का न्यायालय के समय की बर्बादी की है। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को सोच समझ कर ही अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपसी सहमति से तलाक लेने का तरीका बहुत सही है कि मतलब अगर आप तलाक ले रहे हैं तो आपको तलाक आपसी सहमति से लेना चाहिए, लेकिन आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए आपको कुछ सावधानियों को भी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर महिला के द्वारा ये स्टेटमेंट जनरली दे दिया जाता है कि जैसे ही एक इंस्टॉलमेंट मिली या 2 इंस्टॉलमेंट मिली और पत्नी के द्वारा वहाँ से अपना केस विड्रॉल कर लिया जाता है या न्यायालय में उपस्थिति नहीं होती और वहाँ पर परिणाम नहीं निकल पाते और उसके पहले ही पत्नी वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ समय के बाद पत्नी के द्वारा आपके ऊपर दोबारा केस कर दिया जाए या इस तरह से कह दिया जाए कि मुझे तो जोर जबरदस्ती कर लाया गया था या हस्ताक्षर कराए गए थे, तो आपके पास वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी एग्रीमेंट साइन कराते हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको न्यायालय में पूरी प्रोसेस से जाना चाहिए, एक अनुभवी एडवोकेट का सहारा लेना चाहिए, फिर पूरी लीगल तरीके से कार्यवाही कर ही डिवोर्स लेना चाहिए। लेना आपको आपसी सहमति 13B के तहत ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर तरीके से ही कार्य करना चाहिए। जब तक आप यहाँ पर तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और सामने वाला पक्षकार आपके ऊपर कब पलट जाए या अपने बात को विपरीत तरीके से रख दे। तो यहाँ पर आपको सेफ साइड लेकर चलना चाहिए, हर चीज़ को बारीकी से लीगल लैंग्वेज में लिखवा कर ही आपको हस्ताक्षर लेकर आगे कोई भी कार्य करना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं आपसी सहमति से तलाक लेने के बाद भी। धन्यवाद।